वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में और जो आपका हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है, उसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा, जैसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो कंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब वी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, यानी नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर। क्यों होता है ऐसा, वो बता दे रहा हूँ। अब देखो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे हम, तो क्या होता था जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे, यहाँ पे देखो वी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते थे तो यहाँ पे चार्ज क्या होते थे, एक्यूमुलेट हो सकते थे यहाँ पर, यानी कि वो स्टैटिक हो जाते थे, रुक सकते थे, यहाँ पे आके किनारे साइड कंडक्टर की साइड में आके रुक सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरफ होते हैं, इस तरफ जाएंगे, शिफ्ट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ पे रुक नहीं सकते, यहाँ पे रुक जाते थे, क्योंकि वायर से अटैच तो था नहीं है, कंडक्टर वायर से अटैच तो था नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्टर वायर से अटैच है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव हो सकते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री सरफेस या फिर साइड्स में रुकते नहीं है, रुक नहीं सकते। इसी यही वजह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो नहीं होगी, ठीक है, कुछ वैल्यू रहेगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बस, या फिर बस इतना समझो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो नहीं होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के विद इन, या फिर इन द कंडक्टर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीजन है, अगर जानना है तो रीजन ये है कि वहाँ पे चार्ज कंडक्टर की साइड में जाके स्टैटिक हो जाते थे, रुक सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, वायर से कनेक्टेड है ना कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है यहाँ पे, वो मूव कर सकते हैं वायर के थ्रू, वायर के थ्रू मूव कर सकते हैं, और विद इन द बैटरी भी मूव कर सकते हैं। क्लियर है बात की नहीं इतनी? तो जब वायर मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, नहीं होगी जीरो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो मान के चल रहे हैं, अब समझ गए होगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो नहीं होती है कंडक्टर के अंदर, ये समझ गए हो। तो मान लेते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, और कंडक्टर की लेंथ जो है वो कितनी है, कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं एल है। तो मुझे ये बताओ, कंडक्टर की लेंथ कितनी एल, तो मुझे ये बताओ कि वोल्टेज डिफरेंस की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू एल हो जाएगी कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई जितनी भी लेंथ हो कंडक्टर की, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता था, या डी डी या फिर एल, जो डी क्या होता है सेपरेशन, यहाँ पे एल ले रहे हैं, देखो लेंथ एल है कंडक्टर की, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना, तो वी इक्वल टू ई इंटू एल। अच्छा ओम्स लॉ पे आते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर होता है कि नहीं। आर की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, बताना, इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी रो एल अपॉन ए, द फॉर्मूला ऑफ आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ई इंटू एल विल बी इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एल से एल कैंसिल आउट, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए इंटू रो लिख सकते हैं इसको, और आई अपॉन ए किसके बराबर होता है, करंट डेंसिटी के बराबर होता है, ये बता चुका हूँ बात, आई अपॉन ए करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाई रो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, और वन अपॉन रो किसके बराबर होता है, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, याद रखना तुम्हें, है वन अपॉन रो आर के बराबर होता है, किस सिग्मा के बराबर होता है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, कल बताया, कंडक्टिविटी, कंडक्टर साइन, वन अपॉन रो इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, या पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस तरफ, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो भी मैंने कल बताया था, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो होते हैं उसी तरफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, डायरेक्शन ऑफ
करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो ये अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्यों, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यही क्या हो गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। ऐसा करो, कुछ थ्योरी लिख लो, लिखे सपोज, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, then the potential difference across its ends is, ये फॉर्मूला लिखना, v इक्वल टू ई एल। तो ऐसा करना, पूरा ही नोट डाउन कर लो, पूरा ही नोट डाउन कर लो। अब हेडिंग डालिए, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। ये बहुत आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा, तो मैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत फेमस है ट्रिक। अब देखो, मार्केट में जो रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर्स का मतलब जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, ठीक है, अब वो अलग अलग वैल्यूज के आते हैं, ठीक। तो रजिस्टर्स को उसमें बेसिकली रजिस्टर जो मिलते हैं, रजिस्टर्स उस टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, स्फेरिकल तो नहीं होते हैं, इस टाइप के होते हैं रजिस्टर, ठीक। तो अलग अलग कलर के आते हैं, उनमें क्या होता है, बैंड्स बने होते हैं, क्या होते हैं, बैंड। तो आपको कलर कोडिंग पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकें, ठीक है। आपको कलर कोडिंग आनी चाहिए, जिससे आप देख के रजिस्टर्स को बता सको कि भैया हाँ, इसका रेजिस्टेंस इतना होगा। इनका काम क्या होता है, ये जब लैब वगैरह यूज होती है या फिर जो आपके डिवाइसेस बनते हैं उसमें यूज होता है। कलर कोडिंग मेथड होता है, कलर कोड, अलग अलग कलर का अलग अलग कुछ मतलब होता है, तो वो मैं बताऊंगा क्या कैसे क्या होता है। तो इसके लिए एक टेबल बनवा रहे हैं, ध्यान से देखना, टेबल को याद करने का तरीका बता देंगे, टेबल को याद कैसे करना है। तो यहाँ कलर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे उसका क्या कहते हैं, उसका लेटर जो याद करने का तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा हूँ, या फिर नंबर लिख रहा हूँ, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं इसको। इधर साइड में मल्टीप्लायर लिख रहा हूँ, और फिर टॉलरेंस लिख रहा हूँ, टॉलरेंस मतलब एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्यूरेसी, टॉलरेंस, ठीक है। ये चार आपको याद हो जाएंगे, अगर आपको लेटर याद हो गए, तो अगर मतलब कि आपको ये टेबल अगर याद हो गई है, तो कलर कोडिंग बड़ा आसान हो जाती है। तो कलर कोडिंग क्या है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद कैसे रखना है इसको, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे ही आपको पूरा याद रखना है। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, याद कैसे रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हाँ, भी लिख दे रहा हूँ, बी रॉय तो समझ गए होगा ना, बी रॉय, तो बी रॉय से पढ़ना है, ये ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वाइफ वाइन जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये फेमस है बड़ा, ये जो वर्ड सेंटेंस बना है बड़ा फेमस है। तो बी से क्या होता है, ब्लैक, बी से कलर क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसका होता है ब्लू, वायलेट, और इसका ग्रे, और इसका व्हाइट, ठीक है। ब्लैक ब्राउन, देखो बी जो है इनको कंफ्यूज मत होना, ब्लैक ब्राउन ब्लू, इसमें कंफ्यूज मत होना, पता लगा ब्लू ऊपर लिख दिया, ठीक है। रेड ऑरेंज येलो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्रीन आता है पहले, ग्रे बाद में आता है, ठीक है, ग्रीन पहले आता है, ग्रे बाद में आता है। इतना समझ गया कि नहीं, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, एक बार देखोगे, बस ये याद रखना, इनमें गड़बड़ ना कर देना, ये अगर सही से बना दिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
और शुरुआत कहाँ से, नंबर की शुरुआत कैसे करनी है, 0 से। इनका यूज कैसे करना है वो बताऊंगा, पहले टेबल याद करना सीखो। शुरुआत कैसे करनी है नंबर की, ये बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये बैंड का जो कलर होता है उस हिसाब से नंबर हम उसमें असाइन करते हैं। नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जाएगा, 7 8 9, ठीक है। मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, यानी कि कितना 10 की पावर कितनी मल्टीप्लाई करें इस नंबर से, वो मल्टीप्लायर होता है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, यही नंबर 10 के ऊपर आ जाता है। 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। टॉलरेंस का मतलब परसेंटेज जो एरर है, परसेंटेज एक्यूरेसी है, ऐसा बोल सकते हो। तो अगर सिल्वर है, ठीक है, अगर आपकी क्या है, सॉरी पहले गोल्ड से शुरुआत होती है। अगर गोल्ड है आपका पहला, सिल्वर या तो हो सकती है कि फोर्थ वाले जो बैंड होता है, तीन बेसिकली 4 बैंड होते हैं, तो चौथा बैंड जो होता है वो बताता है टॉलरेंस। अगर या तो गोल्ड कलर का होगा, या तो सिल्वर कलर का होगा, या तो क्या होगा ही नहीं बैंड, या तो फोर्थ बैंड एब्सेंट होगा, फोर्थ बैंड एब्सेंट होगा ही नहीं। लेकिन फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताना, अगर फोर्थ बैंड है ही नहीं तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, फोर्थ बैंड एब्सेंट वाला। तो अगर गोल्ड है तो आपकी 5% की एक्यूरेसी रहती है, अगर सिल्वर है तो 10% की, अगर फोर्थ बैंड एब्सेंट है तो 20% का टॉलरेंस लेना होता है, परसेंटेज एक्यूरेसी प्लस या माइनस, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब इसका यूज कैसे करना है वो बताऊंगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसका यूज कैसे करना, ध्यान से देखना। देखिए दो तरीके के रजिस्टर्स आते हैं, दो तरीके से मार्केट में रजिस्टर आते हैं, या फिर दो तरीके से कलर स्कीम होती है, या फिर दो तरीके से कलर बैंड का यूज किया जाता है। पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, आपको क्या होगा कि स्फेरिकल तरीके से, स्फेरिकल बता रहा हूँ, सिलेंड्रिकल रजिस्टर्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है, तरीके से मिलेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, इनमें क्या बनी होती है, स्ट्रिप, गोल गोल स्ट्रिप बनी होती है, रिंग, धारियां जिसको बोलते हो। तो पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, और मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 स्ट्रिप्स होती हैं। तो इन पहली स्ट्रिप का कुछ मतलब होता है, दूसरी का कुछ और मतलब होता है, तीसरी का कुछ और होता है, चौथी का कुछ और होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगे शुरुआत कहाँ से करनी है, तो लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट आपको दिया जाएगा, लेफ्ट से राइट शुरुआत करनी है। तो चौथी इसकी अगर जैसे चौथी से आता चौथी स्ट्रिप बनी होती है, तो या तो गोल्ड सिल्वर की बनी होगी तो पता चल जाएगा खुद ही, चौथी स्ट्रिप होगी वो लास्ट वाली होगी, ठीक है, यानी कि अगर गोल्ड या सिल्वर कलर की होगी तो लास्ट वाली होगी। तो पहली स्ट्रिप क्या बताती है, फर्स्ट स्ट्रिप बताती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका भी मतलब नहीं समझे होगा क्या है ये, बताता हूँ, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी स्ट्रिप का क्या मतलब होता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। जो सेकंड वाली स्ट्रिप होती है उसका क्या मतलब होता है, सेकंड, आप लिख दे रहा हूँ, सेकंड स्ट्रिप, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड वाली स्ट्रिप क्या होता है, मतलब थर्ड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप का मतलब होता है मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। और चौथा वाला क्या होता है भाई, टॉलरेंस। चौथी स्ट्रिप क्या होती है, टॉलरेंस। इतना समझ में आ गया। इसको ड्रॉ कर लो जरा, इसको बना लो पहले, फिर हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से समझाएंगे कैसे क्या यूज करना है। अब मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ इसको यूज कैसे करना है। इस टेबल को बना लिए, टेबल का यूज करना भी तो पता होना चाहिए। पहला एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक रजिस्टर है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक रजिस्टर आपको दिया हुआ है, उसमें जो पहली स्ट्रिप है वो रेड कलर की है, तो पहली स्ट्रिप क्या है, रेड कलर की है, रेड कलर की। दूसरी स्ट्रिप किस कलर की है भाई, रेड मान लो, दूसरी भी रेड मान लो। और तीसरी कलर, जो तीसरा आपकी स्ट्रिप है वो आपकी, वो भी रेड कलर की है, चलो। और चौथी वाली है सिल्वर कलर की। अब मुझे ये बताना है इस पर्टिकुलर रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है। देखो पहली स्ट्रिप क्या है, रेड है, तो आपको टेबल पे तुरंत जाना है, रेड कहाँ पे लाई, रेड को कितना नंबर असाइन है, 2 है असाइन। और पहली स्ट्रिप क्या बताती है भाई, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। देखो पहली स्ट्रिप क्या है, रेड है, तो आपको तुरंत रेड पे जाना है, रेड के आगे जो नंबर है वो लिख देना सीधे सीधे, यानी जो पहला जो स्ट्रिप होती है वो रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने पहला सिग्निफिकेंट फिगर या पहला नंबर लिख दिया। दूसरी पे क्या स्ट्रिप है, वो भी रेड है, और रेड पे गया टेबल पे, फिर 2 लिख दिया हमने, क्योंकि दूसरा भी क्या बोलता है, दूसरी स्थिति रिप्रेजेंट करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। तीसरा भी रेड है, लेकिन तीसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड पे जाके मुझे 2 नहीं लिखना है, और यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 10 की पावर 2, और मल्टीप्लायर है यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 10 की पावर 2 लिख देना है, ठीक है। फिर जाना है चौथी स्ट्रिप पे, चौथी कैसी है, सिल्वर। और चौथी स्ट्रिप क्या बताती है, टॉलरेंस बताती है। तो टॉलरेंस का मतलब परसेंटेज एक्यूरेसी, और तो सिल्वर क्या है, कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी, 10%। तो जब कोई परसेंटेज एरर पढ़ा होगा 11th क्लास में तो प्लस माइनस लग जाता है साइन, तो प्लस माइनस 10% लिख देना। समझ में आ गया।
तो ऐसे लिखो 22 इंटू 10⁻², ओम, प्लस माइनस 10%। इतना रेजिस्टेंस हुआ जिसमें कि प्लस माइनस 10% की एक्यूरेसी है, यानी प्लस 10% ज़्यादा भी हो सकता है, उधर माइनस 10% कम भी हो सकता है, मतलब एरर है ये, एरर या एक्यूरेसी जो भी बोलना चाहते हो। 22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² ओम प्लस 10% प्लस माइनस 10%, इसकी वैल्यू हो गई आपको क्या कहते हैं रेजिस्टर की। समझ आ गया ना? अब एग्जाम्पल 2 दे रहा हूँ, उसका बताओ। एग्जाम्पल 2 दे रहा हूँ, उसका बताना। तो एक स्ट्रिप है, एक मतलब कि सॉरी एक रेजिस्टर है, और उसमें जो पहला कलर है वो येलो है। पहली स्ट्रिप का कलर क्या है? येलो। दूसरी का क्या दे रखा है भाई? दूसरा वायलेट है। तीसरा है ब्राउन, और चौथा है गोल्ड। मुझे बताना है कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू, बताइए। बताओ भाई। 7 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5%। सही है भाई, सही है। देखो येलो, येलो येलो पे क्या 4 लिख दिया। फिर वॉयलेट गए, वॉयलेट पे देखो भाई, वॉयलेट है 7वें नंबर पे तो 7 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का तीसरा वाला मल्टीप्लाई वाला होता है, तो फिर तीसरा है ब्राउन, ब्राउन गए ब्राउन, दूसरे नंबर पे होता है 10⁻1 हो गया। और प्लस माइनस गोल्ड का होता है 5% का, तो 5% लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से कुछ। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिप ना होती तो ये लिख देते, फोर्थ बैंड असेंट होता तो 20% हो जाता। ठीक है, याद ये रखना लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करना है, ये नहीं राइट से शुरू करो, लेफ्ट से शुरू। अगर चौथा बैंड नहीं दिया गया है तो लेफ्ट से शुरू करो। क्लियर है? अच्छा, एक और मेथड होता है, एक और जो होता है कलर कोडिंग का मेथड होता है, वो बताता हूँ। इसको पहले नोट डाउन कर लो, तो पहले पूरा तरीके से नोट डाउन कर लो। फिर मैं दूसरा जो मेथड होता है कलर कोडिंग का, हालांकि जनरली एग्जाम में यही पूछते हैं, तो दूसरा वाला नहीं पूछते हैं, लेकिन वो भी बता देता हूँ। टेबल यही यूज होगी, बस क्या होगा कैसे यूज करनी है वो बदल जाएगा। यहाँ पे सिक्स की बेसिस पे था, वहाँ पे बॉडी एंड और एक ही रिंग लगी होती है और डॉट होता है उसमें, उसकी बेसिस पे पता करते हैं। वो बताता हूँ। सेकंड सिस्टम, वो फर्स्ट सिस्टम था, ठीक है, जिसमें आपकी स्क्रिप्ट का यूज हुआ था। सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है इस तरीके से कि एंड एंड होते हैं, बॉडी होती है, एंड होता है, ये एंड है। एंड कलर्ड होता है, एंड क्या होता है? कलर्ड होता है। और रिंग होती है, एक रिंग लगी होगी, रिंग का भी कुछ कलर होगा। ये बॉडी है आपकी, ये एंड है भाई, बॉडी है पूरी, जो बॉडी रंगी हुई है। ठीक है, एंड्स होंगे इसके, कोने होते हैं, उसका भी ये भी एंड है आपका। ठीक है, एंड है, एंड सेम ही रंग के होंगे, ये जिस कलर का होगा वही ये भी, उसका भी यही कलर होगा। ठीक है, तो एक डॉट होता है, डॉट का भी अलग अलग कलर हो सकते हैं। ठीक, तो जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो पहला नंबर लिखना है, सेकेंड फिगर को। जो एंड्स होते हैं वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को, एंड्स जो होते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। और जो आपके कहते हैं रिंग होती है, जो सॉरी जो डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर्स को, यानी कि डेसिमल मल्टीप्लायर को, मल्टी या फिर डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। और जो रिंग होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपका टॉलरेंस को, यानी परसेंटेज एक्यूरेसी को, टॉलरेंस। बाकी यूज कैसे करना है वो तो समझ गए ना, कलर को देखो, सीधे सीधे उसका उसका रंग बता दो। ये रिंग है आपकी, ये लिख लेना, रिंग है ये। ध्यान से देखिए, अगर कुछ देखो जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और जो बैटरी लगी हुई है बड़ा ध्यान से देखना होता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ है। 10 वोल्ट की है, ये आपका 200 वोल्ट की है, तो और ये 38 ओम का है ये। ठीक है, देखिए जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हो और उसके सामने इसको जो फेस कर रही हो बैटरी, दूसरी बैटरी, वो इस तरीके से कुछ लगी हो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ लगे हो और निगेटिव वो एक साथ लगे हो, तो क्या होता है, ये अपोजिशन ऑफ बैटरी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है?
एक डिस्चार्ज हो रही होगी बैटरी, एक चार्ज हो रही होगी, ऐसा समझो। या फिर ऐसा समझो कि जो नेट ईएमएफ होगा थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? तो इस केस में हमेशा याद रखना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ हो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की तरफ है कि नहीं है, फेस कर रहा है कि नहीं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे पे फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेट ईएमएफ थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 माइनस 10, और ज़्यादा वाले को कम से माइनस करेंगे, 200 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 190, ठीक है। तो यानी 190 वोल्ट नेट ईएमएफ इस पूरे पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम का है। इसकी दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन इस टाइप से होता कि 10 वोल्ट की इस तरफ बैटरी लगी हुई है और दूसरी बैटरी निगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये क्या होती है, बैटरी इन सीरीज हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं? प्लस माइनस इस फॉर्म में हो, अगर माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो वो अपोजिशन वाला केस हो गया। अगर प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो क्या होती है, बैटरी इन सीरीज होती है। उस केस में क्या करते हैं, प्लस साइन कर देते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो नेट ईएमएफ इस केस में क्या अपोजिशन कर रही होंगी, यहाँ पे अपोजिशन ऑफ बैटरी, अपोजिशन, चाहे बैटरी इन अपोजिशन, तो बैटरी इन अपोजिशन। तो नेट ईएमएफ कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 38 ओम है। तो करंट पूछा है ना तुमसे, करंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो नेट ईएमएफ कितना है, 190 अपॉन आर 38, दैट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर विल बी द आंसर। नोट डाउन कर लो। राइट। ठीक है, तो एक वायर है, मान लेते हैं कोई मटेरियल होगा उसका वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है शुरुआत में 10 ओम है, यानी R1 जो है, R1 इज 10 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस। फिर बोला गया है, इसमें वायर को ऐसे बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसे है वायर, फिर ऐसे था, उसका 10 ओम रेजिस्टेंस था। बाद में बोला गया है इसको स्ट्रेच किया गया है, और इसकी लेंथ बाई स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो जो लेंथ है यानी साइज, जो एल डैश है यानी चेंज लेंथ है, तो साइज है इनिशियल लेंथ यानी एल। एल क्या है, इनिशियल लेंथ है, एल डैश इज द फाइनल लेंथ, जो बाद की लेंथ है। इस तरीके से ए डैश मान लेते हैं हम, फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया या फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, और ए क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले भाई इसकी मोटाई जब किसी चीज को खींचोगे तो क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा कि नहीं तार, तो क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं जब लेंथ बढ़ाओगे, खींचोगे किसी चीज को, तो लेंथ तो चेंज होगी, तो साथ साथ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज होगा। तो एल डैश इज द चेंज लेंथ एंड ए डैश इज द चेंज क्रॉस सेक्शन एरिया, चेंज। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, ऐसी एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, भले ही एल और ए चेंज हो जाए, इस वायर का क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम। वेरी गुड, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेंथ जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन एरिया इस हिसाब से, इस मैनर में कम हो जाएगा कि टोटल जो आपका वॉल्यूम है कंडक्टर का या फिर वायर का वो सेम रहे। याद रखना इस बात को, वॉल्यूम ऑफ वायर विल रिमेन, बस यही एक चाबी है, वॉल्यूम कांस्टेंट करके बाकी तो हो ही जाएगा, विल रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है, ये आपका टॉप फेस यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम की नहीं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इनिशियल जो एरिया और लेंथ थी, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि ए डैश मल्टीप्लाई बाय एल, एल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश, अगर मैं इसको रेशियो करूं तो ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना? या फिर इसको ऐसे देखना चाहो, ऐसे कर लो, ए अपॉन ए डैश जो होगा वो एल डैश अपॉन एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एल डैश की वैल्यू क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ एल है, तो एल डैश की का मैं सी एल लिख दिया अपॉन एल, एल एल कैंसिल आउट यानी कि दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो ए डैश, ए अपॉन ए डैश विल बी इक्वल टू एल डैश अपॉन एल विल इक्वल टू 3। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, तो आर डैश मान लेते हैं चेंज रेजिस्टेंस, आर डैश विद द चेंज रेजिस्टेंस, तो आर वन अपॉन आर डैश कर देते हैं जरा, आर वन अपॉन आर डैश। आर वन का क्या फॉर्मूला होगा, रो मल्टीप्लाई बाय एल, इनिशियल थी,
अपॉन ए, रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। आर डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो कैंसिल आउट हो गया, रो चेंज नहीं होगा, यानी कि अब देखो एल मल्टीप्लाई बाई ए डैश ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए और एल डैश इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इधर जरा ध्यान दो, यहाँ पे एल डैश अपॉन एल कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे एल अपॉन एल डैश है, ठीक है, तो एल अपॉन एल डैश कितना हो जाएगा, और ए अपॉन ए डैश, यहाँ पे ए डैश अपॉन ए है, यानी कि क्या होगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं है, हाँ कि ना। तो यानी कि आर 1/r डैश विल बी इक्वल टू 1/3। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r1, तो 3 सॉरी 3 नहीं, 3 स्क्वायर यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 यहाँ पे 1/9 1/9, ये यहाँ पे एल अपॉन दिया 1/3 और ए डैश अपॉन ए दिया 1/3, तो 9 मल्टीप्लाई r1 कितना है 10, यानी 90 ओम आपका आंसर है। एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। तो 3 टाइम्स बढ़ा दी गई है, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ा दी गई है, एरिया बढ़ा दिया गया, कुछ भी बढ़ा दिया गया है, तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एन स्क्वायर आर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और आर इनिशियल रेजिस्टेंस था, ये आंसर हो जाता है। क्लियर है।